हेलो बच्चों, दिस इज आफ्ताब सिद्दीकी और आज लेकर आ गए हैं अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 6, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट लास्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे, वहाँ पे 2 केस डिस्कस कर चुके थे। आज तीसरा केस जो डिस्कस करने वाले हैं उसी को रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं। तो पहले जो 2 केस करा है उसका भी इंट्रोडक्शन दे देते हैं किस तरह से होता है, उसके बाद हम लोग रेजोनेंस पे डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग दीजिए आप लोग, रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। तो आज का पूरा क्लास का यही हेडिंग रहेगा, रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। इसको अलग से लेक्चर बनाए हैं क्योंकि ये इसके अंदर बहुत सारी बात डिस्कशन करना है। जनरली इसके लास्ट में जो है सो क्वालिटी फैक्टर और रेडियो ट्यूनिंग भी पढ़ना होता है, तो वो लास्ट के क्लास में लेक्चर पॉसिबल नहीं था कि सारी बात बता दें, इसलिए इनको अलग से बनाएं। तो जनरली हम लोग पहले एक एलसीआर सर्किट ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से हम लोग पहले एलसीआर सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रहा एलसीआर यानी इंडक्टर, और ये कैपेसिटर और एक रेसिस्टर, और इन तीनों को हम लोग एसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं। इसे एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। तो जनरली हम लोग इंडक्टर का इंडक्टेंस L रिप्रेजेंट करते हैं, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस को C से, और रेजिस्टर का रेजिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा जो है एक ऐसे सोर्स है जिनका अगर हम लोग चाहें पोटेंशियल लिखने के लिए तो V = V0 sin ωt लिख सकते हैं। ये इसको क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। एसी सोर्स में आप जानते हैं कि उसका टर्मिनल चेंज होते ही रहता है। तो हम मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पे इससे करंट निकला होगा I। जनरली ये करंट I निकला है। अभी I का एक्सप्रेशन को पता नहीं, मान लेते हैं कुछ डॉट 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 है। तो पहले हम लोग इसका एक फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जनरली फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम लोग पोटेंशियल डायग्राम ड्रॉ करते थे और इम्पीडेंस डायग्राम। तो आपको याद होना चाहिए कि इस तरह कैसे होता है। तो जनरली हम करंट का भी दिखाते हैं, कोई एक रैंडम डायरेक्शन है। जनरली यहाँ पे इस तरफ डॉट कर देते हैं और इस तरफ दिखा देते हैं। हम लोग पहले फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से फेजर डायग्राम ये फेजर डायग्राम यहाँ से ड्रॉ करना है। तो जनरली हम लोग पहले पोटेंशियल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो जानते हैं कि अगर इंडक्टर है ये, तो इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल, अगर इसके अंदर करंट फ्लो होगा तो इसको अक्रॉस एक पोटेंशियल डेवलप होता है जिसको हम लोग VL से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डेवलप होता है उसको VC से, और रेसिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डेवलप होता है जब करंट पास होती है, तो आप जानते हैं कि ये तीनों के अंदर कुछ पोटेंशियल डेवलप होता है, और उसका एक्सप्रेशन भी सीख चुके हैं, अभी लिखेंगे भी। तो जनरली देखिए ये VR है और ये VC और VL है। तो ये सब तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है। तो जनरली हम मान लें किसी इंस्टेंट पे करंट का भी फिलहाल जो डायरेक्शन मानते हैं कुछ इस तरह से। अगर ये करंट का डायरेक्शन मान लिए इस तरफ है, तो फेजर डायग्राम से आपको पता है कि जो रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल होता है, रेसिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है वो करंट के साथ इन फेज होता है। करंट और पोटेंशियल के बीच में अगर रेसिस्टर की बात करें तो 0 डिग्री का एंगल होता है। तो उन दोनों के बीच फेज डिफरेंस अगर नहीं है तो हम इसका पोटेंशियल VR कर सकते हैं, यानी कि जितना भी कर रहे हैं हम पीक वैल्यू को लेकर चल रहे हैं। ये VR VLC सब पीक वैल्यू को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर V0 R भी लिख सकते हैं इसको। जनरली सिंगली हम लोग अभी पीक वैल्यू को लेकर के बात कर रहे हैं तो कर रहे हैं। अब देखिए, अब इसके अकॉर्डिंग VL को दिखाना चाहते हैं। तो VL जानते हैं कि जो इंडक्टर के अंदर पोटेंशियल होता है वो करंट से π/2 फेज आगे होता है। तो अगर हम इसको जनरली मान लें कि ये इनिशियल कंडीशन, तो इससे π/2 जो फेज होगा वो कुछ आगे होगा, ये कुछ ऐसे होगा। ये π/2 फेज है। तो इसको VL पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर, और उसके बाद जानते हैं कि कैपेसिटर के अंदर जो पोटेंशियल होता है, कैपेसिटर और करंट के बीच, कैपेसिटर के अंदर पोटेंशियल और करंट के बीच जो होता है फेज डिफरेंस वो π/2 का होता है। तो ये π/2 होता है, लेकिन इसमें पोटेंशियल पीछे चलता है और करंट आगे। तो इसको यहाँ से हम लोग VC लिख सकते हैं। तो ये तो पोटेंशियल डायग्राम है। इसी तरह से हम लोग इम्पीडेंस डायग्राम भी करते थे।
इम्पीडेंस डायग्राम में आप जानते हैं कि करंट के साथ हम लोग रेसिस्टर को रखते थे। उसके बाद इंडक्टर का होता है एक्सेल, जिसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। उसका भी बिहेवियर एक रेसिस्टेंस की तरह ही होता है। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो ऐसे बना सकते हैं एक्सेल, और एक्सेल आप जानते हैं कि ये ओमेगा इंटू एल लिखते हैं। उसी तरह से अगर चाहें तो कैपेसिटर का एक्स, और इसको लिखते हैं 1/C ओमेगा। इनका नाम बड़ा खतरनाक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये बात तो हम लोग जानते हैं पहले से ही। तो लास्ट क्लास में हम लोग कहते हैं कि जो रेजोनेंस ये LCR सर्किट पढ़ते हैं तो इसके अंदर 3 केस लेते हैं। तो हम लोग 3 केस में पहला केस जो लिए थे, तो पहला केस लिए थे कि जो VL ग्रेटर VC, या इसी को कह सकते हैं XL जब ग्रेटर हो XC से। तो पहला कंडीशन ये है, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकली प्रैक्टिस कर चुके हैं। सेकेंड क्वेश्चन लिए थे, सेकेंड पार्ट, जिसमें बताए थे कि VC ग्रेटर देन VL, मतलब ये इस कंडीशन में जो सर्किट है कैपेसिटिव की तरह बिहेव करता है, क्योंकि कैपेसिटर ज़्यादातर डोमिनेट क्या हो रहा है, कैपेसिटर हो रहा है। उसी तरह से अगर इसका दूसरा फॉर्मेट XC ग्रेटर XL भी कहा जाता है। और तीसरा कंडीशन जो हम छोड़ दिए थे वो अब आ चुका है, जिसमें पढ़ना हम लोग को VC ग्रेटर या VL ग्रेटर VC, पोटेंशियल इन इंडक्टर इक्वल टू पोटेंशियल इन कैपेसिटर, या रिएक्टेंस के टर्म में लिखेंगे तो यहाँ से हम XL इक्वल टू XC लिख सकते हैं। और यही केस जो कहलाता है रेजोनेंस कंडीशन। अब रेजोनेंस कंडीशन में हम लोग सारा बात डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि XL ग्रेटर XC होता है और VL ग्रेटर VC होता है, करंट क्या होता है, करंट इन फेज होता है या क्या होता है, नहीं होता है, सारा बात डिस्कस करेंगे। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन, तो रेजोनेंस कंडीशन में VL ग्रेटर VC हो चाहे XL ग्रेटर XC हो, तो इन दोनों को इसको देखते ही हम लोग को दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि अब ये रेजोनेंस कंडीशन आ चुका है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो VL थर्ड केस को डिस्कस कर रहे हैं, इस थर्ड केस को डिस्कस कर रहे हैं, तो जहाँ जानते हैं कि VL और VC बराबर है, तो अगर देखेंगे तो नेट रिजल्टेंट VL और VC कैंसिल हो जाएगा। अगर हम यहाँ बात करेंगे जो नेट पोटेंशियल बचा है वो सिर्फ रेसिस्टर के अक्रॉस ही बचा है, और करंट का डायरेक्शन भी यही है। तो नेट पोटेंशियल जो आया है, क्योंकि अभी जो अगर मान करके चले इसमें अगर कुछ डेवलप हुआ है 20 वोल्ट, तो इसमें -20 वोल्ट, क्योंकि आप जानते हैं कि इन दोनों का VL और VC दोनों का फेज हमेशा π/2 पीछे रहता है, मतलब इसमें देखेंगे तो हमेशा 180 डिग्री का डिफरेंस है। अगर इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू, पीक वैल्यू, चाहे RMS वैल्यू बराबर हो क्यों न जाए, लेकिन फिर भी डायरेक्शन अपोजिट रहेगा तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। किसी इंस्टेंट पे मान लीजिए VL इक्वल टू VC हो गया है, तो VL इक्वल टू VC हो चुका है, लेकिन उसका फेज जो हैगा वो 100, अगर देखते हैं तो करंट से ये π/2 आगे चलता है, ये करंट से π/2 पीछे चलता है, तो इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस जो होती है वो पाई होता है, लेकिन 180 डिग्री होता है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर चुका है। तो अब पोटेंशियल जो बचा हुआ है सिर्फ रेसिस्टर के अंदर बचा हुआ है, और यही पोटेंशियल अगर पीक वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, जितना भी यहाँ पे है ऑल वैल्यू आर इन पीक, ऑल आर पीक वैल्यू यहाँ पे दिखा दिए हैं, जितना भी है सब पीक वैल्यू, ये VL, VR और VC सभी पीक वैल्यू में है। तो यहाँ से आप जो नेट पोटेंशियल, अगर पीक वैल्यू के बारे में बात करें तो जो नेट पोटेंशियल हमको बचा है रेसिस्टर के अक्रॉस ही बचा है, तो यही V0 इक्वल टू ये VR आ जाएगा। तो यहाँ से हम चाहेंगे तो ये V0 जो है वो VR के बराबर हो जाएगा। जितना पोटेंशियल यहाँ सोर्स के पास होगा सारा का सारा पोटेंशियल रेसिस्टर के अक्रॉस पता चल जाएगा कि वहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि इसके अक्रॉस अगर डेवलप जो भी हुआ है वो एक दूसरे को कैंसिल कर चुका है। तो यहाँ से V0 इक्वल टू VR है। उसी तरह से अगर हम रिएक्टेंस में देखें या इम्पीडेंस में देखें तो XL और XC कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखेंगे तो सीधा बचा है रेसिस्टेंस, और डायरेक्ट अगर Z देखेंगे तो Z इक्वल टू हो जाएगा नेट रेसिस्टेंस। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल जो भी है वो रेसिस्टर के अक्रॉस आ चुका है। तो आप यहाँ से हम करंट अगर निकालना चाहेंगे, करंट, तो देखिए करंट अगर निकालेंगे, मैक्सिमम करंट निकालने चाहेंगे तो ये V0 इक्वल टू Z, तो ये Z का मिनिमम वैल्यू है। देखिए Z का ये मिनिमम वैल्यू दिखा सकते हैं कि Z इक्वल टू जनरली हम लोग निकालते थे फॉर्मूला से
आर इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, और यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्सी ज़ीरो है। ये टर्म अगर जीरो है तो ये जेड का मिनिमम वैल्यू, क्योंकि अगर आप जानते हैं तो आर स्क्वायर प्लस समथिंग होता, तो यहाँ पे प्लस समथिंग कुछ भी होता। अगर मान लीजिए एक्सएल ग्रेटर होता तब भी ये कुछ आ जाता, अगर एक्सी भी ग्रेटर हो या एक्सएल ग्रेटर हो तब भी ये स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू ही देती है। लेकिन पॉजिटिव वैल्यू देने के बाद जो है सो ये आर में कुछ ऐड होता, उसके बाद जेड का वैल्यू आता, लेकिन यहाँ पे जीरो है तो ये जेड का मिनिमम वैल्यू है। ये जो है ये जेड का मिनिमम वैल्यू है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये जेड का मिनिमम वैल्यू है। अगर जेड मिनिमम है तो यहाँ से आई मैक्सिमम हो जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं ये जो आई का वैल्यू हो जाएगा वो मैक्सिमम होगा। और चाहे तो आई मैक्सिमम को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आई मैक्सिमम लिखना है तो वी नॉट बाय आर, ये वी नॉट बाय आर हो जाएगा मैक्सिमम करंट। अभी जब रेजोनेंस कंडीशन में सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो होती है वो मैक्सिमम करंट होता है। अब इनके बीच अगर फेज हमको देखना है तो फेज भी देख सकते हैं। यानी फेज का फॉर्मूला हम लोग निकालते क्या थे कि टेन फाइव से करते थे, तो यहाँ से अगर टेन फाइव फेज निकालना चाहेंगे तो टेन फाइव इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी और डिवाइड बाय आर करते, यही करते थे। तो यहाँ से देखिए एक्सएल माइनस एक्सी तो ये जीरो आ चुका है, ये एक्सएल माइनस एक्सी जीरो बाय आर है, तो यहाँ से फाई आपको पता चल रहा कि फाई का जो वैल्यू है वो ज़ीरो है। तो यहाँ पे करंट जो है वो इन फेज है पोटेंशियल के साथ। यहाँ पे फाई का वैल्यू अगर जीरो आ चुका है तो कोई इसके अंदर जनरली मान लेते हैं हमको आई नोट का वैल्यू यहाँ से पता चल चुका है, आई नोट का अगर पता चल चुका है, और फेज एंगल भी दोनों के बीच पोटेंशियल और करंट के बीच, पोटेंशियल यहाँ पे जो फेज देखेंगे पोटेंशियल का ओमेगा टी है, और जो फाई यानी कि फेज डिफरेंस होता है करंट और पोटेंशियल के बीच वो जीरो आ चुका है। तो यहाँ से हम चाहें तो करंट का इक्वेशन सीधा लिख सकते हैं, करंट का इक्वेशन लिख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी, फाई का वैल्यू जीरो है। तो इस केस में देख रहे हैं कि करंट मैक्सिमम है, ये सब बात को लास्ट में हम लोग लिखेंगे। तो करंट मैक्सिमम है और कितना है वी नॉट बाय आर की तरह। यहाँ पे जो है सो पता चल रहा है कि ये वी नॉट नेट पोटेंशियल पीक पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं, और फेस एंगल जीरो है। तो ये सर्किट प्योरली कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा है, या प्योरली रेसिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि अब इसके अंदर सिर्फ रेसिस्टेंस बचा है। इंडक्टर का इफेक्ट और कैपेसिटर दोनों का इफेक्ट खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सर्किट बिहेव्स एज प्योरली रेसिस्टिव। आप सर्किट प्योरली रेसिस्टिव अगर हो चुका है तो आप जानते हैं कि करंट और वोल्टेज इन फेज होगा। तो इन फेज दिखाने के लिए लिख सकते हैं यहाँ पे V एंड I आर इन सेम फेज। तो चाहे तो यहीं पे फेज लिख देते हैं, करंट और पोटेंशियल होती है इसमें सेम फेज में होता है। तो इतना बात है कि एक्सएल और एक्सी नहीं होता। यहाँ पे अगर देखेंगे इस रेजोनेंस कंडीशन के अंदर तो करंट मैक्सिमम होता है और इम्पीडेंस मिनिमम होती है। और एक बात और है कि ये सर्किट जो होती है प्योरली रेसिस्टिव की तरह बिहेव करता है, और करंट और पोटेंशियल दोनों सेम फेज में होता है। तो इतना बात को डिस्कस कीजिए। अब हम लोग जो है सो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर आते हैं, तो इतना पहुँच करके नोट करें। तो देखिए हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का, तो यहाँ से लिख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो देखिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो जनरली ये सोर्स का एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जनरली हम लोग फ्रीक्वेंसी को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से, तो वो भी निकाल लेंगे।
तो जनरली अगर हम ये जो है यहाँ पे सोर्स है, तो सोर्स का अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी को चेंज करते जाएंगे तो चेंज करते करते एक ऐसा समय आएगा कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल दोनों बराबर हो जाएगा। तो जनरली हम लोग पोटेंशियल टर्म में तो ज़्यादा नहीं बात करते हैं, हम लोग इसके रिएक्टेंस के टर्म में बात करते हैं। तो आप जानते हैं कि रिएक्टेंस जो होता है इंडक्टर के अक्रॉस एक्सएल लिखते हैं और कैपेसिटर के अक्रॉस एक्सी लिखते हैं। तो एक्सएल को थोड़ा और बेसिक से लिखा जाए तो इसको ओमेगा इंटू एल, और इसको लिख सकते हैं 1/c इंटू ओमेगा। अगर मान लिए कि ओमेगा नॉट को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मान लें और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये रेजोनेंस के केस में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, या इसी को चाहे तो एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी कर सकते हैं। ये एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। और एफ नॉट, जनरली हम लोग एफ नॉट को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मान सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम चाहेंगे तो अगर बराबर करना तो इस कंडीशन में हम ओमेगा नॉट लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ओमेगा नॉट इस तरह भेजेंगे तो ये ओमेगा नॉट का स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। अगर यहाँ से अगर हम चाहें तो ओमेगा नॉट का वैल्यू डायरेक्ट निकालना चाहें तो ये 1/√LC आ जाएगा। ये बेसिक मेथड, कुछ नहीं किया। यहाँ पे थोड़ा सा ओमेगा, ये जो है सो ओमेगा को इस तरह भेज दिया तो ओमेगा नॉट स्क्वायर हो जाएगा, और इस एल को इस तरह भेज दिया तो LC आ गया है। तो यहाँ से हमको जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो आ चुका है। अगर हम चाहे इस फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करना जनरली, तो आप जानते हैं कि ओमेगा को लिख सकते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा इक्वल टू 2πf। ये कंडीशन आप जानते हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी और जनरली फ्रीक्वेंसी में रिलेशन इस तरह से होता है। तो ओमेगा नॉट को लिख सकते हैं 2πf नॉट डिवाइड बाय √LC। अब 2π से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 2π√LC। ये आ चुका है हम लोग को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका ये है कि आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करते रहेंगे, यानी कि सोर्स का फ्रीक्वेंसी अगर इसको हम चेंज करते रहेंगे, चेंज करने के बाद एक ऐसा समय आएगा कि इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए या इन दोनों के अक्रॉस रिएक्टेंस सेम हो जाए, यानी कि एक्सएल का वैल्यू एक्सी के बराबर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो हमें मिलेगी फ्रीक्वेंसी, उसको कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इस केस में आपको पता है, इस केस में अगर हम बात करेंगे तो जेड जो होती है वो मिनिमम होता है और करेंट आई नोट का वैल्यू मैक्सिमम होता है। और फाई देखेंगे तो इन दोनों का बीच का फेज डिफरेंस भी 0 होती है। रेजोनेंस के केस में जब सोर्स का फ्रीक्वेंसी चेंज कर करके हम रेजोनेंस कंडीशन ले आए, रेजोनेंस कंडीशन लाने का तरीका क्या है कि अगर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू इस तरह सेट कर दें कि 1/2π√LC के बराबर अगर हो जाएगा तो ये रेजोनेंस कंडीशन को शो कर देगा। और यहाँ पे जानते हैं कि जो V और I होता है आर इन सेम फेज, ये सेम फेज में होता है, देख लिए। तो इनसे रिलेटेड कुछ हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ये बात को आप लोग नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग कुछ ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं ताकि कुछ क्वेश्चन जो है उससे रिलेट कर पाएंगे। तो इसको लिखिए, तो हेडिंग दीजिए ग्राफ रिलेटेड इन रेजोनेंस कंडीशन। तो इसको हटा देते हैं, कुछ जगह बचेगा तो काम कर लेंगे हम लोग। तो हेडिंग है ग्राफ रिलेटेड टू रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन। तो यहाँ से हम लोग पहले शुरुआत करते हैं रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का।
तो फ्रीक्वेंसी हम लोग दो तरह के देख चुके हैं यहाँ पे, एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और जनरल एक फ्रीक्वेंसी भी देख चुके हैं जिसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला ग्राफ लेते हैं हम लोग एक्सेल या एक्सी या आर वर्सेस फ्रीक्वेंसी का पहला ग्राफ ये लेते हैं, तीनों को एक ही साथ ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग रिलेशन लिखते हैं, रिलेशन लिखने के बाद हम लोग उसको ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए एक्सेल को किस तरह से लिखते हैं, एक्सेल को लिख सकते हैं ओमेगा इंटू एल, या ओमेगा को 2 पाई एफ इंटू एल, जहाँ पे एल जानते हैं सेल्फ इंडक्टेंस होता है या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ये एल कांस्टेंट है। तो यहाँ से एक्सेल का अगर रिलेशन देख लेंगे तो एक्सेल इक्वल टू ये कांस्टेंट टर्म है 2 पाई एफ आई 2 पाई एल इंटू एफ। तो ये टर्म है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट टर्म है। तो आपको y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ दिख गया है। यहाँ से अगर हम चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, इस पे रखेंगे हम लोग एक्सेल को। जनरली अभी एक्सेल और एक्सी और आर तीनों को इसी पे ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सेस पे फ्रीक्वेंसी रखते हैं, वाई पे एक्सेल रखते हैं। तो यहाँ से देखते हैं तो एक्सेल जो आ रही है कुछ इस तरह से आ रहा है, ये एक्सेल का ग्राफ ऐसे आ रहा है, ये एक्सेल। अगर हम यहाँ से एक्सी कर दें, यहाँ पे एक्सेल 2 बार लिखा गया, इसको एक्सी कर देते हैं। तो जनरली अगर हम एक्सी का रिलेशन देखेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ तो एक्सी इक्वल टू होता है 1 बाय ओमेगा इंटू सी, या इसी को चाहें तो 1 बाय 2 पाई एफ इंटू सी कर सकते हैं, या इसको अगर हम चाहें तो थोड़ा सा इसको अरेंज कर करके सी यहाँ लिख करके 1 बाय एफ ऐसे कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये टर्म 1 बाय 2 पाई सी ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि एक्सी 1 बाय सी क्या है, इसी को लिख सकते हैं जनरली एक्सी इंटू एफ इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का दिख रहा है, एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट है। तो ये ग्राफ जो होती है कुछ इस तरह से, कुछ ऐसे आता है। तीसरा हम लोग देख लेते हैं रेसिस्टेंस का। तो रेसिस्टेंस को अगर देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी के साथ कुछ रिलेशन है ही नहीं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट, जो ये कांस्टेंट आर जो है वो कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी से उसका कुछ लेना देना नहीं है, उसमें फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड जो करती है वो एक्सी और एक्सेल करता है। तो अगर हम चाहें तो ये देखिए जहाँ पे एक्सी और एक्सेल बराबर होता है उसको हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जो कि अभी निकाल चुके थे। तो यहाँ पे यानी कि एफ आर कर देते हैं, एफ आर से पता चल जाएगा कि ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। अगर हम यहाँ से अगर आर का दिखाना चाहें तो आर कहीं भी हो सकता है, जनरली ऐसा नहीं जरूरी कि यहाँ से आर इसको कट करता जाएगा, आर कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। जनरली आर का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ये आर का हो गया है। ये एक्सेल इस तरह हो गया है, एक्सी का ये कर्व हो चुका है, इसको एक्सी का कर्व कह सकते हैं, ये है एक्सी कर्व। अब हम लोग ड्रॉ करते हैं जेड वर्सेस एक्स। ये फर्स्ट ग्राफ हो चुका है, सेकेंड ग्राफ पे आते हैं। जेड वर्सेस मतलब इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी, जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो जेड का जनरली जो फॉर्मूला है पहले वहीं से हम लोग चलेंगे। तो जेड इक्वल टू लिखते क्या थे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सेल माइनस एक्सी स्क्वायर। अगर इसको और बढ़ाना चाहेंगे तो एक्सेल को ओमेगा एल लिख सकते हैं और एक्सी को 1 बाय ओमेगा। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ से आर तो कांस्टेंट रहेगा आर स्क्वायर, या इनटू इसको ओमेगा एल डिवाइड बाय 1 बाय सी ओमेगा स्क्वायर कर सकते हैं। अगर ओमेगा को लिखना चाहे तो 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं। तो चलिए उसको लिख ही देते हैं। तो यहाँ से आर स्क्वायर प्लस ये 2 पाई एफ एल माइनस 1 बाय 2 पाई एफ इंटू सी का स्क्वायर, ये सब अंडर रूट में आ जाएगा।
तो ये Z आ गया है। तो Z का रिलेशन देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी के साथ। तो चलिए यहाँ से हम लोग फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये रहा Z का ग्राफ Z, और ये रहा फ्रीक्वेंसी। अगर हम चाहें तो ओमेगा के टर्म में भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली फ्रीक्वेंसी के टर्म में दिया रहता है तो हम लोग फ्रीक्वेंसी टर्म में ही करते हैं। तो देखिए यहाँ पे Z जब देखिए फ्रीक्वेंसी को अगर स्मॉल रखेंगे, अगर फ्रीक्वेंसी अगर स्मॉल रहेगा, मतलब ये लगभग 0 के करीब ही रखते हैं। तो सुनिए इसको कोर्स देखिए, अगर f बहुत स्मॉल है, अगर f बहुत स्मॉल है तो ये तो स्मॉल होगा, यानी कि ये 2πf स्मॉल होगा। लेकिन 1/2f अगर बहुत स्मॉल है, मतलब बहुत छोटा है, तो 1 बाय बहुत छोटा लगभग इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा। तो ये लगभग इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये समथिंग माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी। तो समझ रहे हैं कि जो r प्लस समथिंग बहुत बड़ा है, इसमें अगर देखा जाए तो जनरली आप मान लीजिए कि 0 से कुछ बढ़ा लें, कुछ 0 से बढ़ा लिए हैं। तो अगर f का वैल्यू 0 है तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा। 1/0 ये टर्म इन्फिनिटी को शो कर देगा। तो देखिए r प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो ये z बहुत ज़्यादा आ रहा था। f को स्मॉल रख रहे हैं तो यहाँ से देख रहे हैं कि z जो आ रहा है वो लार्ज आ रहा है, z का वैल्यू लार्ज आ रहा है। अब f का वैल्यू लार्ज रख के देखते हैं। f का वैल्यू अगर लार्ज रखेंगे, देखिए अब f का वैल्यू लार्ज रखेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, और ये 1 बाय बहुत बड़ा, 1 बाय बहुत बड़ा, ये 0 को टेंड करेगा। तो बहुत बड़ा मतलब इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर करेंगे तब भी, अगर f को अगर छोटा रख रहे हैं तब भी z का वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है, और z f को बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तब भी z का वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि z का वैल्यू तब भी ये लार्ज आएगा, z का वैल्यू लार्ज आ चुका है। अब इनका वैल्यू कहीं ना कहीं बीच में कम होगा, इसलिए कि जनरली आप जानते हैं कि अगर ये टर्म दोनों बराबर हो जाए, ये टर्म एक ऐसा कंडीशन आता है कि जो 2πfl यानी कि ओमेगा एल 1/c ओमेगा बराबर हो जाती है, तो उस केस को हम लोग रेजोनेंस केस कहते हैं या रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं। तो रेजोनेंस कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी आता है उसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो मान लेते हैं कहीं ना कहीं जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, जो f0 या fr, इसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं। इस फ्रीक्वेंसी पे z का वैल्यू मिनिमम होगा। शुरू में भी z का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, यानी कि लगभग इन्फिनिटी के बराबर जा रही है, और f को जैसे बड़ा कर रहे हैं तब भी ये बराबर हो रहा है। लेकिन f = r, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है इस टर्म पे, यानी कि इस पे कुछ z का वैल्यू कम आएगा, क्योंकि इस केस में ये और ये टर्म 0 हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस ये बराबर हो जाएगा इसके। तो देखिए ये टर्म के बराबर हो जाएगा, यानी कि xl बराबर xc, तो ये दोनों माइनस होकर के 0, तो 0 का स्क्वायर, तो z का वैल्यू r ही आ जाएगा। तो उस कंडीशन में जो होगा कहीं ना कहीं r होगा। मान लेते हैं कि z का वैल्यू इस कंडीशन पे r के बराबर होगा। तो यहाँ है, अगर ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे तो कुछ ऐसे आ जाएगा, ये कुछ इस तरह से ग्राफ आ जाएगा। और इस केस में जनरली ये जो है मिनिमम वैल्यू को शो करेगा, और ये मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगा वो z का रेसिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो ये सेकंड कर्व है। इसी तरह से हम लोग करंट का भी कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। करंट का रिलेशन देखे थे कि I = V0/Z, क्योंकि V0 तो सोर्स का फ्रीक्वेंसी का पीक वैल्यू होता है, वो कांस्टेंट है। तो इसको नोट कीजिए, हम सेकंड ग्राफ को यहीं पे दिखा देते हैं, उसके बाद पावर भी दिखाई देंगे। तो इसको पॉज करके लिख लीजिए, लिख लीजिए। चलिए हम इसको बढ़ा रहे हैं। ये सारा टर्म जो है सो आपके एग्जाम में आ सकता है, जितना भी बता रहे हैं ग्राफ, ये सब जेईई मेन में हो चाहे नीट में हो, ये सब डायरेक्ट पूछ सकता है ग्राफ को, जो किस तरह से z वर्सेस f हो सकता है, z वर्सेस xc, z वर्सेस xl और z वर्सेस रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस में तो कोई दिक्कत है नहीं, डायरेक्ट आप कांस्टेंट देख करके मार सकते हैं। तो ये तीसरा आ जाएगा, I वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से आप करंट का रिलेशन देख चुके हैं, I0, जनरली हम यहाँ पे I0 वर्सेस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। I0 = V0/Z, I0 = V0/Z है। तो जनरली आप देख रहे हैं कि 1/Z है, ये V0 है, तो V0 का वैल्यू तो कांस्टेंट है, क्योंकि ये सोर्स का फ्रीक्वेंसी का पीक वैल्यू, सोर्स का जो पोटेंशियल है उसका ये पीक वैल्यू है। तो पीक वैल्यू तो कांस्टेंट टर्म होता है, तो कांस्टेंट बाय Z, Z हमारा बदलने वाला है, और Z जो बदल रहा है वो इस तरह से बदल रहा है।
तो करंट का जो ग्राफ आ जाएगा जस्ट इसका रिवर्स आ जाएगा। करंट देख लेंगे तो करंट अगर देखेंगे तो जो हाफ इन्फिनिटी शो कर रहा है तो शुरुआत में जब होगा ये करंट लगभग 0 के बराबर होगा, और बीच में फ्रीक्वेंसी कहीं पे जब f इक्वल टू एफ आर है, या इसको एफ नॉट भी कह सकते हैं, किताबों में जनरली एफ नॉट से ही रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए यहाँ पे हम एफ आर ले लिए हैं तो ये दिखा रहा है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को, तो इस केस में करंट मैक्सिमम होगा। तो शुरू में करंट 0 और यहाँ पे जो है सो आकर के ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये कर्व कुछ ऐसे शो करेगा, और ये जो आई नॉट है और यहाँ पे आई मैक्स हो जाएगा। जनरली आई मैक्स अगर आप निकालना चाहें तो आई मैक्स इक्वल टू वी नॉट बाय आर, क्योंकि जेड का वैल्यू मिनिमम कब होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे रेजिस्टेंस जेड का वैल्यू आर के बराबर होता है। और तीसरा ग्राफ हम लोग पावर का भी देख सकते हैं, सॉरी चौथा हो जाएगा ये पी एवरेज, एवरेज पावर की बात करेंगे वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ये पावर का रिलेशन आप करंट के साथ पढ़ चुके हैं जनरली। देखिए हम यहाँ पे बना करके फिर मिटा भी सकते हैं, ज़रूरत पड़ेगा तो, जगह की कमी पड़ेगी तो। देखिए पी एवरेज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाई। कॉस फाई का वैल्यू इस केस में, फाई का वैल्यू आप देखे थे कि रेजोनेंस कंडीशन में वो 0 होता है, तो कोस फाई मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पे कोस 0 का वैल्यू 1 लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर करके 1 लिख सकते हैं। आरएमएस और आई आरएमएस है, तो यहाँ से देखिए हम इसको वी नोट बाई रूट 2 आई नोट बाई रूट 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से चलिए तो इसको वी नोट आई नोट बाई 2 और इंटू 1, ये तो आ ही जाएगा। अगर हम यहाँ से वी नोट का वैल्यू बैठाना चाहेंगे तो देखिए वी नोट की जगह पे आई नोट इंटू आर कर सकते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा आई नॉट इंटू आर इंटू आई नॉट और डिवाइड बाय 2, ऐसे 2 कर सकते हैं। तो देखिए ये वैल्यू आ रहा है आई नॉट का स्क्वायर इंटू आर बाय 2, या इसी को आई नॉट को देखिए ये आई नॉट को आई नॉट बाय रूट 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, या इसी वैल्यू को देखिए आई आर एम एस जो होती है वो आई नॉट बाय रूट 2 हो सकता है। तो यहाँ से हम इसको आई आर एम एस का स्क्वायर कर सकते हैं। तो चलिए पी एवरेज इक्वल टू आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। अब इसको हम मिटा देते हैं। एक बात बताए थे आपको कि जब मान कर चलिए कोई रेसिस्टर के एक्रॉस अगर रेसिस्टेंस आर है, इससे कोई इंस्टेंटेनियस करंट, जो जनरली हम अभी बात कर रहे हैं जो भी करंट का, तो वो एसी करंट है। तो यहाँ से हम लोग मानते थे कि ये करंट जो है वो वेरिएबल करंट, तो उसके जगह पे आरएमएस करंट मान सकते हैं। तो यहाँ जो पावर डेवलप होती है या हीट जो रेसिपिएट होने का रेट है उसको क्या लिख सकते थे हम लोग, जो पावर इक्वल टू आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। तो वहीं से डायरेक्ट ये भी आ चुका है। तो देखिए हम यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं पावर वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो पावर वर्सेस फ्रीक्वेंसी दिया जाएगा। तो ये आपका पावर आ चुका है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, और कहीं ना कहीं इसी के सामने बीच में मान लेते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ आर है। तो आप जानते हैं कि पी एवरेज इक्वल टू यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं पी इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर इंटू आर बाई 2। तो आर तो अपना कांस्टेंट है, क्योंकि आर तो फ्रीक्वेंसी से कुछ इसका लेना देना है नहीं, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट 2 भी कांस्टेंट है। तो पी का वैल्यू आई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो जनरली आप जानते हैं कि जो पावर है वो लगभग ऐसा ही होगा, लेकिन इसका जो पीक होगा कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसका पीक थोड़ा ज़्यादा कर देंगे और ये पावर हो जाएगा। तो ये पावर का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। इस पॉइंट पे पावर का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, इसको हम लोग पी बैक्स कह सकते हैं। ये पावर वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ ड्रॉ हो चुका है। तो चारों ग्राफ को हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। तो पहले एक रिएक्टेंस का ड्रॉ किए थे फ्रीक्वेंसी के साथ, सेकंड किए थे इम्पीडेंस जेड का, थर्ड करंट भी कर लिए, फोर्थ एवरेज पावर को भी देख लिए। तो ये सब बात को लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसको पॉज करके नोट कीजिए।
तो अब तक में हम लोग जो भी रेजोनेंस कंडीशन में पढ़ चुके हैं वो सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लेते हैं। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट कर करके आप लोग हेडिंग दीजिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट। जो जो पढ़े हैं उसी का हम लोग समराइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट केस में जो पढ़े हैं हम लोग रेजोनेंस कंडीशन में, इन रेजोनेंस कंडीशन में जो इम्पीडेंस का वैल्यू होता है वो मिनिमम होता है। रेजोनेंस केस में जेड का वैल्यू मिनिमम होता है और ये जो होता है रेसिस्टेंस के बराबर होता है। साथ ही करंट का वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम होता है और इसको वी नॉट बाय जेड कहे चाहे वी नॉट बाय आर कहे, बात बराबर होती है। ये हो गया वी नॉट बाय आर। और साथ साथ देखते हैं कि पोटेंशियल और करंट सेम फेज में होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं एंड वी एंड आर आर इन सेम फेज। थोड़ा सा छोटा करके लिख देते हैं, सेम फेज। दोनों अगर सेम फेज में तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो फाई का वैल्यू लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू 0 है। तो पावर फैक्टर को जनरली हम लोग कोस फाई भी कहते थे। तो यहाँ से पावर फैक्टर अगर हम लिखना चाहें तो पावर फैक्टर जो है वो कोस फाई होता है और ये 1, तो ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाता है। पावर फैक्टर मैक्सिमम है इस केस में। रेजोनेंस के केस में पावर फैक्टर मैक्सिमम होता है। अगर हम पावर निकालना चाहेंगे पी एवरेज, तो पी एवरेज जो होती है वो भी मैक्सिमम होता है। पी एवरेज इक्वल टू आप जानते हैं आई नॉट का स्क्वायर बाय 2 इंटू आर भी लिखे थे, क्योंकि यहाँ पे आई नॉट बाय 2 ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट इसको आई नॉट मैक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू आर कर सकते हैं। तो पावर भी इस केस में मैक्सिमम होता है। पावर जो डेवलप होती है वो मैक्सिमम होती है। पावर फैक्टर अगर मैक्सिमम है तो पावर डेवलप जो होती है वो मैक्सिमम हो जाएगा। सेकेंड हम लोग देखते हैं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं एल और सी को। कहा कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर या एफ आर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग, कैन बी चेंजेस बाय चेंजिंग एल या सी। क्योंकि आप जानते हैं कि जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा नॉट वो अंडर रूट एल बाय सी, चाहे एल का वैल्यू चेंज करे चाहे सी का वैल्यू चेंज करे यह फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा। या हम लोग इस फ्रीक्वेंसी को अगर एफ नॉट को लिखना चाहेंगे तो 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। तो आप जानते हैं एल और सी का वैल्यू को चेंज कर करके एफ और ओमेगा नॉट का वैल्यू चेंज कर सकते हैं। मतलब ये एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि रेजोनेंस पे या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। क्या लिख सकते हैं, आर डज नॉट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर आर का कोई रिश्ता नहीं है, तो ये आर से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तीसरा बात जो है जो कह सकते हैं, बट आर, ये आर जो है जिसको रेसिस्टेंस कहते हैं, बट रेसिस्टेंस आर डिसाइड मैक्सिमम करंट, क्योंकि जनरली यही मैक्सिमम करंट को डिसाइड करता है। देखिए डिसाइड
मैक्सिमम करंट। ठीक है, जब तक फ्रीक्वेंसी का वैल्यू सेट नहीं हुआ या कि इस तरह से फ्रीक्वेंसी का वैल्यू सेट हो गया कि वो रेजोनेंस कंडीशन में शो करेगा, जैसे ही रेजोनेंस कंडीशन आ जाएगा उस समय करंट पे पूरा अधिकार आ जाएगा रेजोनेंस का, सॉरी रेसिस्टेंस का। तो V नॉट इक्वल टू Z, आप जानते हैं कि जो Z का वैल्यू होता है रेजोनेंस के केस में वो रेसिस्टेंस के बराबर ही होता है। तो यहाँ पे करंट का जो भी वैल्यू होगा वो R की वजह से होगा। अगर हम मान के चलिए किसी भी तरह से फ्रीक्वेंसी सेट कर दिए इस तरह से कि रेजोनेंस कंडीशन को शो कर गया है, वहाँ पे R जो है बहुत ज़्यादा हो जाए, अगर R का वैल्यू मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा 10,000 ओम हो गया है, तो कितना भी हम फ्रीक्वेंसी का वैल्यू चेंज करके उस रेजोनेंस कंडीशन में ले आएंगे, लेकिन ये अगर रेसिस्टेंस अगर अपने मतलब जिद पे आ जाए, बहुत ज़्यादा अगर हो जाएगा तो करंट का वैल्यू ज़ीरो कर देगा। करंट का वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाएगा तो रेजोनेंस कंडीशन सेट करने से हम लोगों को फ़ायदा नहीं है। तो रेजोनेंस कंडीशन के अंदर जो होती है वो करंट मैक्सिमम होता है, इसलिए कि जेड का वैल्यू मिनिमम है और जेड का वैल्यू मिनिमम रेसिस्टेंस के बराबर है। तो फ्रीक्वेंसी को चेंज कर करके एक्सएल और एक्ससी दोनों को तो ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ये जो अड़ियल रेसिस्टेंस आर है वो उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे हम आर को मिनिमम रखना चाहेंगे, क्योंकि जनरली जब भी हम लोग एलसीआर सर्किट लेते हैं तो उसमें आर का वैल्यू मिनिमम रखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक रेडियो ट्यूनिंग देखने वाले हैं, तो उस केस में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो शार्पनेस आने वाला है वो आर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो इसको लिखिए हम लोग, आप देखते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग आर के वैल्यू के लिए अलग अलग जो मैक्सिमम करंट होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं, अगर यहाँ पे आर का वैल्यू अगर मान करके चलिए चेंज कर दें, ये रहा फ्रीक्वेंसी और ये रहा करंट। तो आप जानते हैं कि करंट अगर यहाँ पे अगर हम कहीं पे मान लिए कि ये एफ आर है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, तो अगर ये करंट का कुछ तरह से ऐसे आता है ग्राफ, तो मान लिए कि ये अभी आर है, ये आर है। अगर आर का वैल्यू डबल कर देंगे तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है वो घट जाएगा, तो तब ये ऐसे आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू अब क्या हो चुका है, घट गया है। मैक्सिमम करंट का वैल्यू जो डिसाइड करेगा वो रेसिस्टेंस ही करेगा। तो रेसिस्टेंस को हमारा काम है कि मिनिमम से मिनिमम रखे ताकि करंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो अभी देखिए इसका इस्तेमाल जो होता है, जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का होता है, ट्यूनिंग ऑफ रेडियो के लिए होता है। तो उसको देखते हैं, तो इसको मिटा के इसको लिखिए, उसके बाद हम लोग इसको मिटा करके ट्यूनिंग ऑफ रेडियो देखते हैं। तो देखिए रेजोनेंस कंडीशन का इस्तेमाल जो हम लोग रेडियो ट्यूनिंग करने के लिए करते हैं। जनरली पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं कि जिस समय पहले आप देखे होंगे कि रेडियो के अंदर एंटीना होता था, उसके अंदर एक नॉब होती थी। नॉब को हम लोग रोटेट करा करके चैनल को चेंज करते थे, जैसे कि आप रेड एफएम को लगा रहा है, रेडियो सिटी को लगा रहा है और रेडियो मिर्ची को लगा रहा है। तो हम लोग नॉब का वैल्यू को, जैसे कि मान के चलिए रेडियो का नॉब है, उस नॉब को रोटेट करते थे, जिसकी वजह से चैनल चेंज होता था। तो ये इसी के कंसेप्ट के ऊपर होता है। जैसे पुराने टीवी भी ऐसे ही होता था, टीवी हो चाहे रेडियो, लेकिन अब तो एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से आ गया है, ऐसा ऐसा रेडियो आया कि आप एक बटन दबाएं चैनल चेंज हो गया। तो इसमें जो आजकल आ गया है वो सेमीकंडक्टर की वजह से, ये एडवांस सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल की वजह से ही वो इस तरह से पॉसिबल कर पाया। लेकिन हम ये बात जो अभी आरएलसी सर्किट का इस्तेमाल कर करके पुरानी रेडियो जिसमें आप जाकर नॉब घुमा कर करके चैनल को चेंज करते थे, उसका डिस्कशन जो है सो इस कंडीशन के ऊपर है। तो बस इसका कंसेप्ट इसमें है, इसलिए बता देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ट्यूनिंग ऑफ रेडियो, ट्यूनिंग ऑफ रेडियो। ये आजकल के रेडियो के बारे में बात नहीं कर रही है, पुराने रेडियो जिसमें नॉब के जरिए घुमा करके हम लोग चैनल सेट करते थे। तो आप जानते हैं कि जो रेडियो स्टेशन होता है तो उसका अपना अपना एक फ्रीक्वेंसी होता है, जिसको जनरली आप जानते हैं कि मेगा हर्ट्ज के टर्म में होता है। तो आप नाम सुने होंगे कि जैसे मान लीजिए कि ये फ्रीक्वेंसी है 91.1 मेगा हर्ट्ज, ये होता है रेडियो सिटी का, ये रेडियो सिटी, रेडियो सिटी ये एफएम है। उसके बाद मान लीजिए इसी तरह से जो है सो ऐसा ऐसा बहुत सारा ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो रेंज होता है वो अभी आने वाला है, वो रेडियो वेव में। तो ये रेडियो चैनल के लिए इस्तेमाल होता है। तो सेकेंड अगर देख लेंगे तो ये होता है 93.5 मेगा हर्ट्ज। ये देखिए कितना फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, मेगा हर्ट्ज, मेगा मतलब होता है 10 का पावर 6, तो 10 का पावर 6 हर्ट्ज के टर्म है। तो ये होता है रेड एफएम। जनरली बात करेंगे तो ये होता है रेड एफएम। और एक एफएम आप लोग बहुत ही ज़्यादा प्रचलित सुने होंगे, रेडियो मिर्ची।
तो ये रहा रेडियो मिर्ची। तो रेडियो मिर्ची जो होती है 98.3 मेगा हर्ज, इसको रेडियो मिर्ची कह सकते हैं। तो जनरली आप पुराने ज़माने की रेडियो में देखते थे कि एक एंटीना लगा होता था, जैसे कि मान लीजिए कि ये एंटीना है, ये एंटीना है। तो एंटीना के ऊपर क्या है कि हर तरह की फ्रीक्वेंसी, जितना भी फ्रीक्वेंसी रहेगा सब आकर के इसके ऊपर इंड्यूस होगा। इस तरह से जो है सो ये सारा फ्रीक्वेंसी आ रहा है। ये जो तो हम 3 ही दिखाए, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारा जो है सो रेडियो वेव जो है सो हमारे इन्वायरमेंट में, आकाश में है, जिसकी वजह से ये एंटीना के अंदर इंड्यूस हो रहा है। और रेडियो के अंदर होती है सीरीज LCR सर्किट। तो यहाँ से हम लोग बनाने वाले हैं सीरीज RCL सर्किट। तो देखिए ये रहा रेसिस्टर और ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर, और यहाँ पे हम लोग AC सोर्सेस को कनेक्ट करते हैं। जनरली रेडियो के अंदर फंक्शन जो है ऐसे ही होता था पहले, अब बदल चुका है, लेकिन ये पुराने रेडियो के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें एंटीना लगा होता था। तो ये रहा रेसिस्टर और ये रहा इंडक्टर का L और कैपेसिटर का C। तो जनरली आप जानते हैं कि यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से यहाँ पे कुछ ये होगी यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन। अगर इसके अंदर अगर यहाँ पे अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसी आ रही है, फ्रीक्वेंसी से क्या होगा कि इससे वोल्टेज आएगा, वोल्टेज की वजह से इसमें भी इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये म्यूचुअल इंडक्शन हम लोग जान चुके हैं। म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से इसमें कुछ वोल्टेज आएगा, वोल्टेज से करंट आएगा, करंट से पावर सप्लाई होगी। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग जो पावर का ग्राफ देखे थे, जनरली पावर का ग्राफ तभी हम इसलिए बताए थे उस समय कि पावर का ग्राफ अगर दिखा दें यहाँ से, पावर वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हम लोग चाहे ओमेगा में ले चाहे एफ में ले, दोनों मतलब एक ही होता है थोड़ा सा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा कोई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है और पावर जो होती है कुछ इस तरह से होता है। ये पावर का ग्राफ रहा, थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये फ्रीक्वेंसी जनरली मान करके चलिए। अभी क्या किए कि यहाँ पे कैपेसिटेंस का, जनरली हम लोग इस रेडियो के अंदर बात करेंगे तो इस रेडियो के अंदर हम लोग एक नॉब को घुमाते हैं। तो नॉब के वैल्यू को घुमा करके कैपेसिटेंस का वैल्यू को चेंज करते हैं। जैसे देखिए कि कैपेसिटेंस का पैरेलल प्लेट होता है, तो पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस आप लोग जानते हैं। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बताएंगे तो ε0A/d कुछ होता था ऐसे ही। तो अब इसके नॉब को अगर हम रोटेट करते हैं तो नॉब को रोटेट करने के बाद ये कैपेसिटर का प्लेट जो होता है, जैसे कि अभी इस तरह से प्लेट है, अगर इस तरह से अगर प्लेट है तो ये मैक्सिमम कैपेसिटेंस उसका होगा। अगर इस प्लेट को सेपरेट कर दे, ऐसे कि घुमा रहे हैं, तो प्लेट का एरिया जो है कम होता जाएगा। अगर कम हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। अगर फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ सॉरी कैपेसिटेंस चेंज होगी तो पहले क्या हुआ कि एरिया चेंज होगा। इसे अभी है तो मैक्सिमम एरिया है। अब ये एरिया को अगर हम इसको घुमाएंगे, अगर रेडियो के नॉब को घुमाएंगे तो यहाँ से हम कैपेसिटेंस का वैल्यू चेंज करने के लिए पहले क्या प्लेट का एरिया चेंज किए। प्लेट का एरिया अगर चेंज करेंगे तो कैपेसिटेंस का जो वैल्यू इफेक्ट करेगा, एरिया पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से अगर एरिया चेंज हो रहा है तो यहाँ पे एल का वैल्यू चेंज होगा। एल का वैल्यू चेंज करके हम लोग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू चेंज करते हैं। जनरली क्या फ्रीक्वेंसी का जो आप जानते हैं रिलेशन होती है, तो फ्रीक्वेंसी होती है 1/2π√LC, ऐसे ही होता है फ्रीक्वेंसी का रिलेशन। तो रेडियो का हम लोग नॉब को जो चेंज करते हैं, जनरली यहाँ पे कैपेसिटेंस का वैल्यू चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इफ वी रोटेट नॉब ऑफ रेडियो, अगर रेडियो का नॉब को हम लोग रोटेट करेंगे तो चेंज करते हैं हम लोग कैपेसिटर का वैल्यू। अब क्या आजकल तो मान करके चलिए कि अब क्या, पहले भी अगर देखे होंगे कि कभी कुछ रेडियो में साइड से स्लाइडिंग बटन होता था, जैसे कि घुमाते थे, तो उस केस में जो होता है कैपेसिटेंस इंडक्टर का वैल्यू चेंज होता है। इंडक्टर का वैल्यू और कैपेसिटर का वैल्यू को चेंज कर करके यहाँ से हम लोग एक ऐसा फ्रीक्वेंसी सेट करते थे कि ये फ्रीक्वेंसी चाहे तो ये फ्रीक्वेंसी चाहे तो ये फ्रीक्वेंसी, इन तीनों में से कोई एक फ्रीक्वेंसी अगर मान के चलिए 91.1 मेगाहर्ट्ज अगर सेट हो गया है, अगर 99.1 मेगाहर्ट्ज सेट हो गया है तो ये पावर जो इसके अकॉर्डिंग होगा, पावर मैक्सिमम आएगा इस रेडियो के अंदर, यानी कि पावर बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो ये उस चैनल का आवाज़ जो है सो बहुत ही ज़्यादा
फ्रेश देगा। लेकिन और भी देखेंगे तो और सबका जो फ्रीक्वेंसी देखें तो बहुत दूर है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर 91.1 मेगाहर्ट्ज़ है, 91.1 मेगाहर्ट्ज़ है, और यहाँ कहीं ना कहीं जो है 93.5 मेगाहर्ट्ज़ है। तो इनके वजह से इस फ्रीक्वेंसी का करंट जो आ रहा है, या इसका वजह से जो पावर इसके अंदर डेवलप हो रही है इस रेडियो के अंदर, ये रेडियो का इंटरनल फंक्शन है, तो उसमें जो करंट होती थी बहुत कम, तो करंट कम होने की वजह से फ्रीक्वेंसी उसका पावर जो होगा वो कम मिलेगा। तो ये चैनल का जो है आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन यहाँ से इसका इतना तक ही आवाज़ आता है। जनरली अगर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी तक होती है तो वहाँ तक ही आता है। जनरली मान के चलिए ये इस टर्म को यहाँ पे जो पावर होती थी, जैसे कि ये पी नोट है, ये मैक्सिमम पावर है। अगर मान लीजिए ये मैक्सिमम पावर है, तो मैक्सिमम का हाफ तक, यानी कि पी मैक्स का हाफ पावर तक जो भी फ्रीक्वेंसी, अगर मान लीजिए यहाँ फ्रीक्वेंसी आएगा, यहाँ पे आ गया या इस तरह से आया, अगर मान के चलिए एफ आर पे आ गया तो बहुत ही क्लियरली सुनाई देगा। लेकिन इस रेंज के अंदर, इस फ्रीक्वेंसी के रेंज के अंदर अगर कोई फ्रीक्वेंसी मैच करेगा तो उसका हमको आवाज़ सुनाई देगी रेडियो के अंदर। तो चलिए बता रहे थे हम लोग, जैसे कि रोटेट करते हैं नॉब ऑफ रेडियो को, तो रेडियो को नॉब को रोटेट कर करके एल और सी का वैल्यू सेट करते हैं। यहाँ से लिख सकते हैं चेंज वैल्यू ऑफ सी और एल, या तो सी का वैल्यू चेंज करते हैं या तो एल का वैल्यू चेंज करते हैं। इससे हम लोग डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी सेट कर देते हैं। सेट डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब जो चैनल हमको सुनना है उस चैनल का फ्रीक्वेंसी सेट कर दिए। जैसे कि आप किसी को रेडियो सिटी सुनना है तो वो क्या किया, नॉब को रोटेट करेगा। नॉब को रोटेट करने के बाद सी और एल का वैल्यू चेंज होगा। सी और एल का वैल्यू चेंज होगा तो उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी का वैल्यू चेंज आएगा। तो ये है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू अगर सेट हो गया 91.1 मेगाहर्ट्ज, तो ये बजेगा रेडियो सिटी इसके रेडियो के अंदर, इस रेडियो के अंदर। अगर उसी तरह से हम चेंज करते करते क्या कर दिए, 93.5 मेगाहर्ट्ज कर दिए, 93.5 मेगाहर्ट्ज अगर कर दिए हैं, तो अब इस रेडियो के अंदर बजने लगा रेड एफएम। फिर हम उसको रोटेट करते करते 98.3 मेगाहर्ट्ज अगर सेट कर दिए तो अब इसके अंदर रेडियो मिर्ची बजने लगेगा। तो अब ये होता है कि यहाँ पे एक टर्म दिखाने वाले हैं कि देखिए इस रेंज तक ये जो होता है इसको हम लोग F1 कहते हैं, इसको कहते हैं F2। जनरली ये F1 और F2 जो होता है इसको हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मतलब ये एक ऐसा फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे पावर जो मैक्सिमम का आधा हो जाता है। इस आधे पावर, इस फ्रीक्वेंसी के अगर बीच में अगर कोई रेंज आएगा, अगर इस फ्रीक्वेंसी के बीच में अगर कोई रेंज आएगा तो वो चैनल हमको सुनाई देगा। तो अगर मान के चलिए एक FM है, अगर इसका पिक अगर पावर देख लेंगे तो इस सेट पे जो है सो 91.1 मेगाहर्ट्ज का ये एक रेडियो है जिसका हमको अच्छा सुनाई दे रहा, मान के चलिए फेमस है। तो कोई चाहेगा कि 91.3, जैसे कि मान के चलिए अगर कोई चाहेगा 91.3 मेगाहर्ट्ज का हम एक रेडियो स्टेशन बना ले, जो कि थोड़ा सा घुमाएगा, यहाँ से जो हमको हमारा चैनल सेट हो जाएगा, मतलब जो उसका रहेगा उनका सेट हो जाएगा। तो देखिए रेडियो स्टेशन जो होती है वो अलाउड ही नहीं करता है, क्योंकि इस वैल्यू के रेंज में तो वो कभी अलाउड ही नहीं करेगा। क्योंकि अगर इस वैल्यू के अगर रेंज में अगर अलाउड कर दिया है तो यहाँ पे अगर मान के चलिए कोई म्यूजिक बज रहा है तो एक म्यूजिक बज रहा है यहाँ पे अरिजीत सिंह का, उसके बगल में मान के चलिए अगर कोई सेट हो गया, अगर मान लीजिए कि वहाँ पे बज रहा है हनी सिंह का, तो अरिजीत सिंह और हनी सिंह दोनों का आवाज़ सुनाई देगा। इसलिए तो यहाँ पे होता है कि दोनों का जो फ्रीक्वेंसी होती है उन दोनों का फ्रीक्वेंसी का रेंज ऐसे रखा जाता है कि उनके हाफ पावर फ्रीक्वेंसी के बीच में कहीं एडजस्ट ना होता। अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे रेंज जो है सो बहुत ज़्यादा का है, 91.1 मेगाहर्ट्ज है, कोई 93.5 मेगाहर्ट्ज है, कोई 98.3 मेगाहर्ट्ज है। तो बहुत ज़्यादा लार्ज रेंजेज है। तो ये बहुत ज़्यादा रेंज में इसलिए रखा जाता है कि ताकि उसके हाफ पावर फ्रीक्वेंसी के बीच में कहीं अटैच ना हो। तो यहाँ से हम लोग ये F1 और F2 जो है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी है, F1 एंड F2 आर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। अब देखिए ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसी होता है,
तो यहाँ से जो एक होता है डेल्टा एफ, यानी कि डेल्टा एफ, जिसको हम लिख सकते हैं F2 माइनस F1, सॉरी इसको थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, F2 माइनस F1। ये F2 माइनस F1 चाहे ओमेगा के टर्म में लिखें, ओमेगा के टर्म में लिखेंगे, डेल्टा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 जो होता है, इसको कहते हैं बैंड विथ। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये डेल्टा एफ जो है, ये डेल्टा एफ, इसको कहते हैं बैंड विथ, बैंड विथ। अगर मान कर चलिए आपको अच्छा सुनाई देना चाहिए, अगर हाई पावर या गुड क्वालिटी का साउंड अगर सुनना चाहते हैं, तो बैंड विथ क्या होना चाहिए, ये लार्ज होना चाहिए या स्मॉल होना चाहिए? तो सोच के बताइए कि आप यहाँ से हम इसको मिटाने वाले हैं थोड़ा सा, तो इनको अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं ये सब बात को। इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं, इनको मिटाने वाले हैं। चलिए ये वैल्यू देख लिए होंगे। अगर हमको गुड क्वालिटी का साउंड चाहिए, क्या है, अच्छा क्वालिटी का साउंड अगर सुनना है, तो बैंड विथ को रखना है मिनिमम। क्या होगा, बैंड विथ अगर मिनिमम हो जाएगा, अगर यही कर्व जो है सो अगर मान के चलिए कुछ ऐसे हो करके ये कुछ ऐसे शार्प हो जाए, तो आप बैंड विथ मान के चलिए बहुत कम आ चुका है। तो इस केस में जो होगा F1 और F2 का वैल्यू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से बहुत ही कम डिफरेंस होगा। तो अगर ये थोड़ा सा भी अगर इसको अगल बगल से सेट करेंगे तो ये जो है FR की वैल्यू तक पहुंच जाएगा, यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तक पहुंच जाएगी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तक अगर पहुंच जाएगा तो ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का साउंड सुनाई देता है, सुनाई देगा। तो यहाँ से जो पावर हो जाएगा वो मैक्सिमम तुरंत मिल जाएगा। तो ये डेल ओमेगा, चाहे इसको डेल एफ भी कर सकते हैं। तो हाई क्वालिटी का साउंड के लिए लिख सकते हैं फॉर गुड क्वालिटी ऑफ साउंड, जो ओमेगा वैल्यू बैंड विथ है, बैंड विथ, बैंड विथ, जिसको हम लोग या तो ऐसे कर सकते हैं, चाहे तो डेल्टा एफ से भी कर सकते हैं। तो जनरली बैंड विथ को जो है डेल्टा ओमेगा से ही किया जाता है। बैंड विथ मतलब ये डेल्टा ओमेगा है, तो ओमेगा के टर्म ही रखिए क्योंकि किताबों में ऐसे ही दिया होता है। तो ये है बैंड विथ, ये बैंड विथ है, इसको बैंड विथ कहते हैं। तो बैंड विथ कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए, बैंड विथ लो। देखिए बैंड विथ का वैल्यू जो होता है अगर कैलकुलेशन किया जाए तो ये जेई एडवांस के, अगर आप मान के चलिए अगर जेई एडवांस का अगर पढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो बैंड विथ का वैल्यू कैलकुलेशन कर करके L/R लाया जाता है। ये कैलकुलेशन के दौरान ये लाया जाता है। अगर कैलकुलेशन करेंगे, अगर आप चाहें तो PDF की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको PDF दिया गया है, वहाँ से L/R का कैलकुलेशन जो है सो हम किए हुए हैं। तो अगर आप चाहें तो वहाँ से नोट कर सकते हैं। तो ये R/L जो होती है उसको कहते हैं, ये बैंडविड्थ का वैल्यू L/R पे डिपेंड करता है। तो अगर हमको रखना है बैंडविड्थ को, अगर R/L, तो उल्टा कर देंगे, देखिए ये होता है R/, उल्टा हो गया तो थोड़ा सा, बैंडविड्थ डेल्टा ओमेगा जो होता है वो R/L होता है। तो यहाँ से अगर हमको बैंडविड्थ को लो रखना है तो R कैसा होना चाहिए, शुड बी लो, या शुड बी स्मॉल होना चाहिए, या इसी को कह सकते हैं तो L को लार्ज रख सकते हैं, L को लार्ज रख सकते हैं। और यहाँ पे एक टर्म और आ जाता है शार्पनेस। तो देखिए इस कर्व का शार्पनेस और इस कर्व का शार्पनेस, किसका ज़्यादा शार्पनेस है? तो आप जानते हैं कि शार्पनेस जो होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा बैंडविड्थ। शार्पेस
शार्पनेस जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ओमेगा, ये बैंड विड्थ का इन्वर्स में आ जाएगा। शार्पनेस को अगर चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। देखिए हाफ पावर फ्रीक्वेंसी को अगर निकालना चाहें, अगर इसको जनरली हम ओमेगा के टर्म में कर देते, ये तो एफ के टर्म में था, इसको हटा करके अगर आप लोग चाहें तो इस ग्राफ को ओमेगा के टर्म में नीचे लिख सकते हैं। चलिए, तो ये अगर ओमेगा के टर्म में है तो यहाँ पे यहाँ पे ओमेगा आर और यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा 2 और ये ओमेगा 1। तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का वैल्यू अगर निकालना चाहे, देखिए अगर यहाँ से टोटल देखिए डेल्टा ओमेगा जो है इसका वैल्यू है R/L, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू जो हो जाएगा वो R/2L, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू भी आ जाएगा R/2L। देख सकते हैं, तो R/2L और R/2L हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग ओमेगा का वैल्यू निकाल सकते हैं, ओमेगा 1 का वैल्यू। ओमेगा 1 का वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे यहाँ से, देखिए ओमेगा आर का वैल्यू तो पता चल सकता है, ओमेगा आर इक्वल टू 1/√L से, तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा आर माइनस R/2L। ठीक है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा 1 का वैल्यू निकालने का तरीका एक ये हो गया R/2L। अगर ओमेगा 2 निकालना है, अगर ये निकालना है तो ओमेगा, देखिए एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ही है जहाँ पे पावर का वैल्यू एक बार यूनिक आता है, बाकी आप क्या कि एक छोटा सा एक बड़ा सा, दोनों पे पावर की जो है सो मैक्सिमम हो रहा है, मिनिमम हो रहा है। तो मैक्सिमम पावर एक ही फ्रीक्वेंसी के लिए मिलेगा और मिनिमम पावर 2 फ्रीक्वेंसी के लिए मिलेगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि कर्व जो है सो सिमेट्रिक है, तो यहाँ से ओमेगा 2 भी आ जाएगा ओमेगा R प्लस R/2L। देख सकते हैं। एक नेक्स्ट टर्म होता है क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, बैंड विड्थ को निकालने का तरीका हो गया कि डेल्टा ओमेगा इक्वल टू R/L, और उसके बाद जो है सो शार्पनेस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंड विड्थ होता है। ये बैंड विड्थ का उल्टा होता है, इसको चाहे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंड विड्थ भी कह सकते हैं। अगर ज़्यादा शार्पनेस चाहिए तो बैंड विड्थ क्या होना चाहिए, लो। अब बैंडविड्थ को लो करने के लिए रेसिस्टर को लो कर सकते हैं, जो रेसिस्टर लगाइएगा सर्किट के अंदर तो वो बहुत ही कम होना चाहिए। उसके बाद एक होता है क्वालिटी फैक्टर, उसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। तो चलिए इसी को मिटा देते हैं, यहाँ से लिख देते हैं क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर या इसी को कहीं कहीं क्यू फैक्टर भी लिखा होता है, क्यू फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर जो होती है या क्यू फैक्टर, इसको क्यू फैक्टर इक्वल टू होता है ओमेगा रेजोनेंस, मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस डिवाइड बाय बैंड विड्थ, ये होता है बैंड विड्थ। या इसी को चाहें तो लिख सकते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय बैंड विड्थ। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या तो ओमेगा आर के टर्म में ले सकते हैं। देखिए क्वालिटी फैक्टर क्यों से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको चाहे तो ओमेगा आर डिवाइड बाय डेल्टा ओमेगा भी लिख सकते हैं। और चाहे तो देखिए इसको एफ आर डिवाइड बाय एफ भी लिख सकते हैं। इसलिए देखिए अगर यहाँ से अगर 2 पाई मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसमें 2 पाई एफ आर, तो देखिए 2 पाई एफ आर हो जाएगा ओमेगा इंटू आर, नीचे भी 2 पाई एफ आर कर देंगे तो ये डेल्टा ओमेगा आ जाएगा। तो 2 पाई एफ आर इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ओमेगा आर हो जाएगा मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे आ जाएगा इसमें 2 पाई अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एंगुलर बैंडविड्थ, और ये बैंडविड्थ इसको कर सकते हैं। तो यहाँ से क्वालिटी फैक्टर का 2 फॉर्मूला आपको पता चल चुका है, ओमेगा आर बाय ओमेगा। ठीक है, ओमेगा आर का वैल्यू आप जानते हैं, ओमेगा आर का वैल्यू अगर यहाँ से हम क्यू को कैलकुलेट करना चाहें तो ओमेगा आर को √L से लिख सकते हैं,
और अभी लिखे थे ये डेल्टा ओमेगा, तो डेल ओमेगा का वैल्यू आर बाय एल, तो 1 बाय ओमेगा है तो एल बाय आर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए एक रूट में है और ये है, तो इसको अगर बढ़िया से लिखना चाहेंगे तो क्वालिटी फैक्टर जो आ जाएगा ये 1 बाय आर इंटू अंडर रूट एल बाय सी। देख सकते हैं अगर क्वालिटी फैक्टर हाई चाहिए तो रेसिस्टेंस ये अगर हाई चाहिए, क्वालिटी फैक्टर अगर हाई चाहिए तो आर शुड बी स्मॉल, चाहे तो एल का वैल्यू ग्रेटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जनरली हम लोग आर का वैल्यू को ही चेंज करते हैं, तो आर का वैल्यू को चेंज कर करके क्वालिटी फैक्टर सेट कर सकते हैं। अगर हाई क्वालिटी फैक्टर चाहिए तो आर का वैल्यू को स्मॉल रखना है। तो हर तरह से हम देख रहे हैं कि आर का वैल्यू स्मॉल रखेंगे तो बैंडविड्थ स्मॉल आएगा, बैंडविड्थ अगर स्मॉल आएगा तो क्वालिटी फैक्टर भी स्मॉल आएगा। तो क्वालिटी फैक्टर का टर्म जो है सो इसके ऊपर कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाता है छोटा मोटा, बस जब भी इसके ऊपर अगर न्यूमेरिकल आएगा तो आप समझ लीजिए कि जो वो फार्मूला बेसिक न्यूमेरिकल आएगा, क्योंकि यहाँ तक का फार्मूला लोग याद नहीं कर सकता। सीधा देखिए क्वालिटी फैक्टर को निकालने का तरीका जो है ये ओमेगा आर डिवाइड बाय डेल ओमेगा जिसको बैंडविड्थ कहते हैं, और बैंडविड्थ निकालने के लिए आर बाय एल कर सकते हैं। तो बैंडविड्थ जो होता है देखिए यहाँ पे लिख ही देते हैं डेल ओमेगा फार्मूला आर बाय एल, यह है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ याद रखना हमेशा आर बाय एल होता है, इसको डायरेक्ट लिखे हैं, इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है तो आर बाय एल लिख सकते हैं। क्वालिटी फैक्टर लिखना चाहेंगे तो ओमेगा आर बाय डेल्टा ओमेगा, तो डेल्टा ओमेगा वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे हम लोग, जो ये वैल्यू है, और ये ओमेगा आर का वैल्यू जानते हैं अंडर रूट एल बाय सी होता है, 1 बाय एल बाय सी होता है, तो इसको लिख लीजिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही था, तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।